देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर, 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक में सीएम धामी भी रहेंगे मौजूद। सत्र का एजेंडा तय करने के लिए बुलाई बैठक, सत्र के संचालन को लेकर भी चर्चा होगी। 5 फरवरी से विधानसभा सत्र का पहला दिन है। सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में सदन का बिजनेस तय होगा। इसके अलावा विधानसभा परिसर के चारों ओर धारा 144 लागू रहेगी। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए सहयोग की अपील करेंगी। सत्र के 8 फरवरी तक चलने की संभावना है। विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, सत्र का एजेंडा तय करने के लिए बैठक बुलाई है। 5 फरवरी से सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र के संचालन को लेकर चर्चा होगी। बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। तो 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर, कब होगी और क्या कुछ इसमें तय किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और आज देर रात कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होनी थी, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या मौजूद होने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बैठक आज स्थगित कर दी है। कल सुबह कार्य मंत्रणा समिति की पहले बैठक होगी, उसके बाद विधानसभा सत्र आहूत होगा। सत्र आहूत होने के बाद सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल अभिभाषण होने के बाद जो विधायक जिनकी डेथ हुई थी, बागेश्वर के विधायक थे, जो उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। उसके बाद सत्र को कल के लिए, मतलब 6 तारीख के लिए जो आहूत कर दिया जाएगा। उसके बाद 6 तारीख को, चूंकि यूसीसी के भी चर्चा होगी। और हाँ, एक जानकारी और दे दूं दर्शकों को कि कल देर रात जब सत्र आहूत हो जाएगा, उसके बाद कल कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। उसमें यूसीसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो 5 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट पेश करी है यूसीसी को लेकर के, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। क्योंकि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, वो इस बात को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं कि आपने यूसीसी लागू करने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। आप जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करिए, उसको चाहे वो जनता हो चाहे हम तक हो, हमें कम से कम एक बार दिखाए तो कि उस रिपोर्ट में है क्या। क्योंकि 450 करीब विधेयक उसमें मौजूद है और 750 पन्ने की ये जो रिपोर्ट है, इसको सार्वजनिक किया जाएगा। वहां पे जितने भी लोग हैं उनसे सुझाव मांगा जाएगा। और उसके बाद 6 तारीख को, चूंकि सत्र का दूसरा दिन होगा, 6 तारीख को सत्र में यूसीसी को एक विधानसभा के विधेयक के तौर पे लगा करके विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा और पूरे प्रदेश में उसको लागू कर दिया जाएगा। बिल्कुल अनुज, और जिस तरह से हम देख रहे हैं यूसीसी को लेकर काफी विरोध भी हो रहा है विपक्ष की तरफ से, तो क्या लग रहा है कि ये जो सत्र है हंगामेदार रह सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सत्र की अगर बात करें तो सत्र हंगामेदार भी हो सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, यूसीसी को लेकर के घेर रहा है कि आपने 2 दिन में ही यूसीसी की रिपोर्ट आपको सौंपी गई। उसके बाद आपने विपक्ष से सुझाव जरूर लिए, लेकिन विपक्ष को वो रिपोर्ट नहीं दिखाई जो रिपोर्ट 5 सदस्यीय कमेटी ने आपको सौंपी है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि विपक्ष के बाद कई ऐसे मुद्दे हैं, अंकिता हत्याकांड को लेकर के लगातार पुरजोर विरोध हो रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें, एक विरोध यूसीसी को लेकर के और हो रहा है गीतू जी, की जो शहर काजी है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो इस पर विरोध कर रहे हैं कि उनका ये कहना है, शहर काजी ने आज मीडिया को बयान भी इस बात को लेकर के दिया कि हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक विशेष वर्ग को लेकर के इसमें कानून बनाया है और हम इस कानून को नहीं मानेंगे। इसका लगातार विरोध भी हो रहा है। कल मुख्यमंत्री जब इस बात की बिल्कुल बिल्कुल अनुज, ये देखना होगा अब किस तरह से सत्र चलेगा, क्योंकि यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है जहां प्रदेश सरकार चाहती है तुरंत लागू हो, वहीं इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम धामी की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। परिवहन निगम के चालक और परिचालक पद के लिए 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्त किया गया है। तो परिवहन विभाग के अंतर्गत 16 सहायक लेखाकारों को भी मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए संकल्पित है। हमने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून पारित किया है। साथ हम संकल्प जब होता है उसमें विकल्प नहीं होता है, और ये भी आपका संकल्प है कि आपको अपनी सेवा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और पहले दिन से देखिए, कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा अपने अनुभव के आधार पर भी बता रहा हूँ। अब आपको सेवा तो मिल गई, जब तक सेवा नहीं मिलती है तब तक हम सोचते हैं सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए। और सेवा मिलने के बाद थोड़ा सा हम कुछ दिनों तक तो रहते हैं अनुशासन में, नया नया अच्छा काम करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अपने साथ हम अनुशासन नहीं बरतते हैं। अब इसमें एक काम जरूर है, विभाग की जो औपचारिकताएं हैं, विभाग का जो टाइम टेबल है, अनुशासन है, वो सब पर लागू होता है। लेकिन वो एक तरह से विभाग का टाइम टेबल है। आपको अपना टाइम टेबल अपने पर एप्लीकेबल करना है, अपना स्व अनुशासन बनाना है, मन से, मस्तिष्क से, विचार से, आत्मा से, हर तरीके से, काम से। जब आप ये मान लेंगे कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है, मेरा तो ये जो काम मुझे मिला है, ये काम मुझे भगवान की कृपा से मिला है, और भगवान ने मेरे को इस काम के लिए ही सिलेक्ट किया हुआ था, मुझे लोगों की सेवा के लिए ही बनाया है, मुझे ये अच्छा काम करने के लिए ही बनाया है। ये जब आपके मन में ये विचार बस जाएगा ना, तो अगर आप बसा लेंगे, आज से इसका अभ्यास करेंगे, तो टाइम लगेगा बसते बसते। ऐसा नहीं है कि अभी आपने विचार लिया है और अभी से आप में परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन तब होगा जब आप इसको जीने लगेंगे। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें आगरा से एम्बुलेंस के जरिए देहरादून लाया गया था। वहीं सीएम धामी जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज का हालचाल जानने के लिए सिनर्जी अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने जगतगुरु से बातचीत की और उन्होंने जगतगुरु का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। सीएम धामी ने इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है और सीएम धामी ने एक्स पर लिखा कि सिनर्जी अस्पताल देहरादून पहुंचकर पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज जी का कुशल क्षेम जाना और इस दौरान चिकित्सकों से उनके उपचार संबंधित जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद कहा कि राज्य सरकार ने जो वादा किया है उस वायदे को पूरा किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसे इस सत्र में लाने का काम किया जाएगा और अभी ड्राफ्ट का परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें सत्र से पहले एक और कैबिनेट होगी जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा। विधानसभा का सत्र आहूत है, इसलिए आज मुख्यतः परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय में ब्रीफिंग नहीं होती है, नहीं तो मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग करती है। बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे। ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। जो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, हम लीड करने जा रहे हैं और राज्य जो पास करेंगे वो उत्तराखंड का ही नाम लेंगे। तो यूसीसी पास होने जा रही है, इसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज चर्चा भी थी, एक कैबिनेट और होगी, उसके बाद ये पास हो जाएगा।
उत्तराखंड को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल चुकी हैं। न्यायमूर्ति ऋतु बिहारी ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कई लोग शामिल हुए। उत्तराखंड में सर्वोच्च पदों पर महिलाओं को जगह मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य में ब्यूरोक्रेसी की बॉस के रूप में जहां राधा रतूड़ी को जगह दी गई है, तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर भी ऋतु खंडूरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी के 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद से ही इस पद पर स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होना लंबित था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, तो महिलाओं को जिस तरह से सम्मानित किया जा रहा है और महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन ये उदाहरण हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहरी के नाम पे 2 दिन पहले ही मुहर लग गई थी, लेकिन आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई है। उत्तराखंड के इतिहास में ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इस समय मुख्य सचिव राधा रतूड़ी है। अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश की, अगर बात करें हाईकोर्ट की, तो ऋतु बहरी ने आज शपथ ली है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम लोग वहां पे मौजूद रहे और लगातार चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, उत्तराखंड में लगातार इस चीज को देखा जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। और जितने भी उच्चस्थ पद हैं उसमें महिला ही सर्वोच्च पद पे आसीन है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, मुख्य सचिव की अगर बात करें, या अन्य डिपार्टमेंट की अगर बात करें, तो सभी जगहों पे महिलाओं की को तवज्जो दी जा रही है। और लगातार सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के, अभी पिछले समय मुख्यमंत्री के लगातार दौरे भी हो रहे थे। पिथौरागढ़ दौरा था, टिहरी दौरा था, रुद्रप्रयाग दौरा था। तो इन तमाम जगहों पे जब मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले महिला सम्मेलन या महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहले मुहिम चलाई और पहल भी लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चमोली दौरा है, वहां पे मुख्यमंत्री लगातार इस बात को सशक्तिकरण को लेकर के भी पुरजोर जोर दे रहे हैं। आज ऋतु बहरी पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। जी बिल्कुल अनुज, और जस्टिस ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह उनका कार्यकाल रहा पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा नाम है और जिस तरह से उन्हें अब यहाँ पर जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है, ये एक बेहतरीन उदाहरण तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो महिलाओं की जो समस्या है उनको भी समझेंगी, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर ऐसे पदों पर कोई महिला आसीन होती है तो दूसरी महिलाएं ज़्यादा सहज महसूस करती हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड हाईकोर्ट का सबसे ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि लगभग जितने भी मामले हैं, चाहे वो सरकार के मामले हो या प्रशासन के मामले हो, लगातार उत्तराखंड हाईकोर्ट सुर्खियों में रहता है, क्योंकि हाईकोर्ट के लगातार डिसीजन भी आते रहते हैं और लगातार रिट भी डाली जाती है। ये एक, चूंकि महिला ऋतु बहरी जी ने आज शपथ ली है और एक महिला होने के नाते, चूंकि वहां से सरकार के जो फैसले हैं, अगेंस्ट जो फैसले, कई ऐसे फैसले आते थे जो हाई कोर्ट के फैसले होते थे, लेकिन सरकार उन फैसलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चली जाती थी। लेकिन आज जिस तरीके से एक महिला ने शपथ ली है, सरकार को भी इस बात को लगा है कि हाई कोर्ट जो डिसीजन देते हैं वो सरकार के हित में भी होंगे, और अगर सरकार के हित में ना भी डिसीजन होंगे, लेकिन एक महिला उच्चस्थ पद पे है, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस समय मुख्य सचिव भी राधा रतूड़ी, अभी 3 दिन पहले उनको मुख्य सचिव बनाया गया। तो महिलाओं को लेकर के लगातार सरकार भी काम कर रही है और ये एक गर्व की बात है उत्तराखंड को लेकर के, क्योंकि पहली महिला ऐसी है जो चीफ जस्टिस बनाई गई है हाईकोर्ट में। जी धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। साल में दूसरी बार आज एक बार फिर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार 2500 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी के आसार बताए गए थे। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 3000 से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात और मैदानी जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज सख्त, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 4 धाम समेत हिमालय की चोटियों पर
बर्फबारी देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया था। भारी बर्फबारी से कई स्थानों पर हालांकि मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। केदारनाथ सहित अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी जारी है। यमुनोत्री धाम सहित आसपास बर्फबारी है और चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी देखी जा रही है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी है। रुद्रप्रयाग जनपद में निचले इलाकों में बारिश हो रही है। टिहरी जिले में रात 2:30 बजे से लेकर बारिश जारी है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बारिश जारी है और श्रीनगर में भी हल्की बारिश हो रही है। भारी बर्फबारी से कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध होते हुए दिख रहे हैं। 50 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है, लेकिन मौसम सुहावना बना हुआ है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि भारी बर्फबारी और जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है उसने मौसम को काफी ठंडा तो कर ही दिया है, पर्यटकों के लिए भी मुफीद बना दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजय पुंडीर से। संजय, तो जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, आने वाले दिनों में क्या अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? क्या ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा? उत्तराखंड में ठंड का दौर लगातार जारी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि साल में दूसरी बार इस तरह की बर्फबारी हुई है। हालांकि फरवरी माह में जो बर्फबारी हुई है उससे जहां व्यापारी वर्ग के लोग हैं, यानी जो पर्यटन से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनके चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह की बर्फबारी होती है तो जो पर्यटक होते हैं वो पहाड़ों का रुख करते हैं। ऐसे में उनका व्यापार में वृद्धि हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां के निवासी होते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से बताया जा रहा है 50 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क भी मुख्यालय से टूट गया है। यानी बर्फबारी से काफी परेशानी हो रही है। हालांकि समय समय पर मौसम विभाग लोगों को और पर्यटकों को वहां जागरूक भी कर रहा है, अलर्ट रहने के लिए भी कह रहा है, क्योंकि हम लगातार यह भी देख रहे हैं कि ज्यादा बर्फबारी भी लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। और आपको बता दें, लगातार ये बीते लंबे समय से ही जो पर्यटक है वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो मैदानी जिलों में लोग रहते हैं उन्हें इस तरह की बर्फबारी का इंतजार रहता है, और जो पर्यटक से जुड़े व्यापारी है उन्हें भी लंबे समय से इंतजार था। लेकिन अब जिस तरह की बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और वो लगातार ही कह रहा है कि लोगों को अभी अलर्ट रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल संजय, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो इस मौसम का लुत्फ उठाना चाहते हैं और भारी तादाद में जो टूरिज्म है वो बढ़ता है। क्या लग रहा है फिलहाल, किस तरह के हालात, क्या वाकई जो पर्यटक हैं वो आ रहे हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो 3000 से ज्यादा ऊंचाई वाले फीट है। वहां जिस तरह रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनके चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हंसी वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगर एक बारिश और हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो आने वाला सप्ताह होगा वो मौसम सही रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि भारी बर्फबारी हो रही है, ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लोग यातायात कर रहे हैं, उनको कितनी समस्याएं हो रही हैं, उनके लिए क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां समय समय पर जो जिला प्रशासन है वो लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है, क्योंकि जो मैदानी जिलों के लोग हैं जब वहां पर ड्राइविंग करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना हो जाती है। तो ऐसे में लगातार ही अगर देहरादून की बात की जाए या बिल्कुल, यानी कि समस्या भी लोगों की बनी हुई है, लेकिन टूरिस्ट के लिए मौसम सुहाना है। धन्यवाद संजय इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं विकास नगर चक्राता में बारिश और बर्फबारी देर रात से जारी है। सीजन की दूसरी बर्फबारी को लेकर जहां एक ओर सैलानियों और किसानों के चेहरों पर खुशी है, तो वहीं इस दौरान कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लंबे समय से लोगों को इंतजार था, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे सैलानियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी चलाने में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन सभी मुश्किलों को पार करते हुए फिर भी सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए चक्राता पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की और विपक्ष लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कटाक्ष कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि
लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति की उम्मीद लेकर बैठे थे, लेकिन उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। मुझे चिंता मुरली मनोहर जोशी की है, क्योंकि अगले साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, तो फिर मुरली मनोहर जोशी को कैसे भारत रत्न मिल पाएगा। तो वहीं गठबंधन पर बोलते हुए हरदा ने नीतीश को पलटू राम नंबर 1 बताया और यूसीसी पर धामी के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलते नजर आए। ये सब ठीक हो जाएंगे और नीतीश जी आपने अपने पर मोहर लगानी थी पलटू राम नंबर 1 की, वो मोहर उन्होंने लगवा ली, इसलिए नीतीश जी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, जहाँ तक ममता जी केजरीवाल इत्यादि हैं, केजरीवाल जी हैं, ये हमारे गठबंधन के नेता हैं और साथ चलेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीद लगाए बैठे थे मोदी जी से, तो भारत रत्न मिल गया, लेकिन मुझको तो अपने पंडित जी की चिंता है, मुरली मनोहर जोशी जी की। अगले साल तो इनकी सरकार आएगी नहीं, तो इस साल उनके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी जी को भी दे देते तो अच्छी बात। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिए जाने को लेकर नई पॉलिसी उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 तैयार कर रही है, जिसके जरिए उत्तराखंड में शूट होने वाले सभी फिल्मों को भारी भरकम सब्सिडी दी जाएगी। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। दरअसल पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड एक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में फिल्म निर्माता की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए, हमने जो फिल्म नीति प्रस्तावित की है उसमें एक तो फिल्म की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही साथ फिल्म की जो शूटिंग है, जो हमारी OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ बनती हैं, जो टीवी सीरियल्स बनते हैं, उनको कैसे बढ़ावा दें। जो हमारे उत्तराखंड के लोकेशंस हैं, पूरा प्रदेश ही फिल्म शूटिंग के लिए, अगर हम कहें फिल्म सिटी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे स्थल जहाँ पे फिल्म शूटिंग नहीं है उसको बढ़ावा देना। यहाँ के जो छात्र हैं वो फिल्म व्यवसाय से, पाठ्यक्रम से कैसे जुड़ें, उसके लिए प्रोत्साहित करना। और अगर उनका कहीं एडमिशन होता है मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसमें SC ST OBC वर्ग के लिए 75% और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का 50%। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।